Students are visible to all. Are you getting my voice or not? Yes, ma'am. Okay, so what we have to study? आज हमें एनवायरमेंट स्टार्ट करना है ना? मैम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो चुका है, एक बार फिर से उसका रिव्यू दूंगी, उसके बाद फिर स्टार्ट करूंगी। ओके। जो भी हमने स्टार्ट किया था उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया था कि आपको ये चीज देख लेनी है, ठीक है, या ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो एक बार फिर से वही चीज आप लोग पहले तो पॉइंट्स जो है वो मैं क्लियर करूंगी कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर नॉट कर्टेड इन दिस चैप्टर बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट हैज बीन कर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्टेल नहीं हुआ है उस पार्ट को एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें वेस्ट के बारे में आता है, लेकिन हम लोग वेस्ट को कंसीडर अभी नहीं करेंगे, लास्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कल जहां से स्टार्ट किया था हमने, चैप्टर है एनवायरमेंट, तो हम लोग एनवायरमेंट से ही तो कल हमने यहाँ पर पढ़ा था एनवायरमेंट के बारे में। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या होता है? व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या होता है? वर्षा, सोनू, एनवायरमेंट क्या है? Yes, ma'am. मैम may I tell? यस। Ma'am, all the Ma'am, the physical or the biological factors surrounds you is called environment. ओके, इन्वायरमेंट हमने बताया था कि फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट्स मिलकर बना है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है टू सराउंड या टू एनसर्कल। सो आपके चारों तरफ जो भी चीज आपको प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट, दैट आर कंसीडर्ड अंडर द एनवायरमेंट। सो वट एवर द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर दैट सराउंड यू आर कंसीडर्ड एज एनवायरमेंट, उसे ही हम लोग एनवायरमेंट कहेंगे। इसको मैंने हिंदी में भी बताया था कि हिंदी का जो वर्ड है परिधन आवरण, ठीक है, पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब हुआ घेरे हुए। जो आपको चारों तरफ कुछ भी घेरे हुए हैं, दैट इज कंसिडर एज पर्यावरण। ओके, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बाद कल हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट इज इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? the interaction between biotic and abiotic components of environment. हाँ, इकोसिस्टम क्या है? इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरैक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, Ecosystem. हाँ, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के कल हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे। दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? Ma'am, natural and इको artificial. नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? Ma'am, natural ecosystem is that ecosystem which is made by nature. Okay, It is the naturally. okay, can you give some examples of the natural ecosystem? Ma'am, Pond. aquatic Pond. life and the terrestrial. In aquatic Okay. life, In aquatic life? ma'am, we can say the river, ponds, lakes, oceans. These comes under the natural and in the terrestrial there are land. Okay. This ecosystem, as you have said, that it is the interaction of biotic as well as the abiotic components of the environment. Okay. So whenever you are writing about the biotic and abiotic, when you are just dealing about the interaction between the biotic and abiotic component, the interaction between both of them is considered as ecosystem. Okay. And when you are just talking about the ecosystem, आपको जब लिखना होगा, when you are writing this in copy in content इन कॉपी, तो कैसे लिखना है? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका अभी वाला एग्जाम है वो कैसा होने वाला है? डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ठीक है, तो पहला तो आपको एक चीज मैंने बताया है कि किसने ये डिस्कवर किया है वर्ड, कल की क्लास में बताया था। मैम एजी टेंसले। एजी टेंसले। ईयर? मैम 1935।
हाँ, सो द पहले तो आप कैसे लिखोगे, दिस वर्ड इकोसिस्टम वाज गिवन बाय एजी टेंसले इन 1935 एंड इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है, and biotic components it means that the living components of the environment and abiotic means the non-living components of our environment. ओके ऐसे लिख लोगे. उसके बाद जब आप इकोसिस्टम लिखोगे तो इसके नीचे कैसे लिखोगे, बायोटिक प्लस एबायोटिक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इकोसिस्टम. ठीक है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला लिखते हो सेम वैसे ही लिखना है, बायोटिक प्लस एबायोटिक इज इक्वल टू इकोसिस्टम. ठीक है, अब समझ में आ गया. तो इस तरह से आपको लिखना है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, इट इज द इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट गिव्स द इकोसिस्टम. ओके, समझ में आया इतना? यस मैम. लिखना कैसे है, ठीक है, जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला बनाते हो, ठीक है, वैसे ही आपको लिखना है बायोटिक प्लस एबायोटिक इज इक्वल टू इकोसिस्टम. ठीक, फिर ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक, जैसे कि हमने बताया था कल की क्लास में कि ये जो इकोसिस्टम है ये दो टाइप्स के हैं. ठीक है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरैक्शन को हम दो तरह से कंसीडर करते हैं. एक होता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दूसरा होता है नेचुरल इकोसिस्टम. तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, अभी किसी बच्चे ने बताया था एग्जांपल दे करके कि आर्टिफिशियल क्या है और नेचुरल क्या है. ठीक है, तो जस्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. पहले हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम पे आएंगे. व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम, डेफिनेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. वर्षा, क्या है नेचुरल इकोसिस्टम? सिंपल से बोल सकते हो कि एन इकोसिस्टम दैट या द इकोसिस्टम दैट ऑपरेट्स अंडर द नेचुरल कंडीशन. ठीक है, वेयर देयर इज नो इंटरप्शन ऑफ ह्यूमन इज देयर. सो सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज ए natural ecosystem. ठीक है, an ecosystem which occupies या which operates under the natural condition and there is no disturbance या there is no involvement of the individual या फिर man, that is called as simply it is called as a natural ecosystem. or this natural ecosystem is divided into two parts, that is terrestrial or aquatic. ठीक है, terrestrial वो होगा जिसमें लैंड होगा, इट ऑपरेट्स अंडर द लैंड. एंड एक्वेटिक कौन होगा, इट ऑपरेट्स अंडर द वाटर. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे आपका ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया. और एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इज ऑपरेटिंग अंडर द वाटर या इट्स ऑपरेट अंडर द वाटर, उसमें आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे कि आपका ओशंस हो गए, ठीक है, आपके पॉन्ड हो गए, सी हो गए, ये सब किसके आगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स. नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे आपके एक्वाटिक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होता है जिसको किसने बनाया हो, ह्यूमन ने बनाया हो, या हम सिंपली कह सकते हैं मैन मेड इकोसिस्टम. सिंपल वर्ड्स में एन इकोसिस्टम व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस. जो इकोसिस्टम ह्यूमन ने क्रिएट करके रखा है. जैसे आप लोग अपने घर में गार्डन बनाते हो, ठीक है, आप अपने घर में क्या करते हो, एक्वेरियम रखते हो. ठीक है, ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम मैन मेड इकोसिस्टम. वो वहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन है. जब आप एक्वेरियम बनाते हो तो वहां पर आप स्टोन्स प्लेस करते हो, वहां पर आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाते हो, या कुछ आप प्लांट्स नेचुरली डाल देते हो, एल्गी वगैरह. ठीक है, तो वो क्या है, आप एक इकोसिस्टम बना रहे हो, लेकिन दैट इज अ आर्टिफिशियल, यू आर मेकिंग दैट. ठीक है, वो जो इंटरैक्शन है वहां पर वो खुद से नहीं हो रहा, नेचुरली नहीं हो रहा, यू आर प्लेइंग द रोल. सो वो कैसा इकोसिस्टम होगा, वो इकोसिस्टम होगा आपका आर्टिफिशियल की नेचुरल, जो आप खुद से बना रहे हो. आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल एग्जाम्पल क्या हो गया उसका,
aquarium, garden, crop field, all these are examples of the आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ओके, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बाद कल हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज इकोलॉजी, है ना. इकोलॉजी क्या बताया था मैंने? व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? Study of ecosystem. The study of ecosystem is called as ecology. ठीक है. Ma'am, The scientific study. Ma'am, the हाँ. branch of science in which we study about ecosystem. Okay, very good. The scientific study of ecosystem, या हम कह सकते हैं the scientific study of interaction between the biotic and abiotic components, या हम simply कह सकते हैं कि it is a science in which we study about the ecosystem. Simple. ठीक है. ये discover किसने किया था? ये branch जो है वो किसने दी थी? हम Ernest Haeckel. अर्न्स्ट हैकेल. ठीक है, अर्न्स्ट हैकेल. वेरी गुड. ठीक है, तो कुछ तो रिकॉल है तुम लोगों को. अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? क्या पढ़ना है हम लोगों को? कंपोनेंट्स ऑफ, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ Ecosystem. इकोसिस्टम. हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में कल हमने पढ़ा था कि जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम के वो तीन है. प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और तीसरे क्या है? डिकम्पोजर्स है. ठीक है. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ये तीन में पहले तो अगर हम कंपोनेंट्स को डिवाइड करें तो ये जो कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं, बायोटिक और एबायोटिक. और बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और आपके डिकम्पोजर्स आते हैं. ठीक है. So there are two types of components of ecosystem, biotic and abiotic. All the living components, जितने भी living components हैं वो biotic के अंदर आते हैं, और जितने भी non living होते हैं वो abiotic के अंदर आते हैं. ठीक है. तो जो abiotic components होते हैं, जैसे कि abiotic components कौन कौन से होंगे? जिसमें कि आपके लाइफ नहीं है. ठीक है, जो रेस्पायर नहीं करते, जितने भी लाइफ प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, उनको वो सारे कंपोनेंट्स किसमें आएंगे? एबायोटिक में. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है एबायोटिक कंपोनेंट्स के? Ma'am, rocks. रॉक्स हो गए, और सॉइल, टोपोग्राफिकल फैक्टर, टेम्परेचर, रेनफॉल. ठीक है, ये सब क्या है? टेम्परेचर, रेनफॉल, टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस, सॉइल टाइप, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट. तो पहले तो जैसे कंपोनेंट आता है तो आप उसमें लिखोगे कि कंपोनेंट्स क्या है? There are two types of components of ecosystem. इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, यहां पर लिख दो, दिख रहा है? बायोटिक और एबायोटिक. ठीक. तो एबायोटिक कौन कंपोनेंट्स है? ये जो है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के. और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक. तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स है, ठीक, इसमें जितने भी लिविंग फैक्टर्स है वो आते हैं, और एबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग है वो आते हैं. तो पहले हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, एक समरी तैयार कर ली थी बायोटिक कंपोनेंट्स की. इसमें मैंने बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक होगा प्रोड्यूसर्स, दूसरा होगा कंज्यूमर्स, और तीसरा होगा डिकम्पोजर्स. ठीक है. एक बार फिर से आज उसके बारे में जो कल पढ़ा था वो एक बार रिकॉल करते हैं. ठीक. हाँ, कल हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स के बारे में. प्रोड्यूसर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स क्या है? कोई बता सकता है? what are producers? Ma'am, all the autotrophs are called producers. वेरी गुड. ऑटोट्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? यहाँ पर प्रोड्यूस Ma'am, वर्ड आ रहा है. Ma'am, because they make their food by own. Okay, the producers are called, autotrophs are called producers because they are making that food by themselves. ठीक है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है फूड के लिए. ओके. उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, आपके घर में आपकी मम्मी जो है उनको भी तो आप प्रोड्यूसर कह सकते हो. वो भी तो खाना खुद बना रही हैं. कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? No, ma'am. क्यों नहीं कह सकते? मैम, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सनलाइट की मदद से बनाते हैं अपना खाना. अच्छा, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम वो किसके प्रेजेंट में बनाते हैं? किसमें बनाते हैं बेटा? फिर से बताओ तो जरा. सनलाइट के प्रेजेंट में बनाते हैं. अच्छा, अगर तुम सनलाइट के प्रेजेंट में खाना बनाने लगो तो तुमको भी प्रोड्यूसर कह देंगे? मैम फोटोसिंथेसिस से बनाते. फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. अच्छा,
और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैम ऑटोट्रॉफ्स किसी पर डिपेंड नहीं होते, वो उससे बेटा अब ये चीज हमने लास्ट टाइम भी बताई थी जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चैप्टर हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, जब फोटोसिंथेसिस आया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि इनको हम लोग प्रोड्यूसर्स इसलिए कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। तो इनको जो आपके प्रोड्यूसर्स है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, इनको आप फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक। पहला जो है वो है प्रोड्यूसर, दूसरा जो है कंज्यूमर, और तीसरा जो है डिकम्पोजर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूसर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर मेकिंग देयर फूड with the help of a simple inorganic substances. Simple inorganic substances का यूज करके ये जो है ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को बनाते हैं। ग्लूकोज इज अ ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, सनलाइट लेते हैं, ठीक, मिनरल्स लेते हैं, ऑल दीज आर द इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस का यूज करके ऑर्गेनिक सबस्टेंस को बना रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ओके, समझ में? हमको प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंपली इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस का यूज करके एक ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को बना रहे हैं, ठीक है। और दे आर नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड बाय देमसेल्फ, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहेंगे। और प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जनरली दो है, मैंने आपको बताया दिया, जो तो बैक्टीरिया होंगे या फिर आपके ग्रीन प्लांट्स होंगे, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया और कुछ एल्गी भी जो होते हैं उनको भी हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि उनके पास ये कैपेसिटी होती है अपने फूड को बनाने की इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से, इसीलिए इनको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। ओके, सो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। समझ में आया कि प्रोड्यूसर्स क्या है? अच्छा, ये बताओ, द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स इन द एनवायरनमेंट। ये जो प्रोड्यूसर्स है इनका सिग्निफिकेंस क्या है इस एनवायरनमेंट में? ये यहाँ पर है, प्रेजेंट है, तो इनका क्या है, क्या रोल है? अगर इनको हटा दिया जाए तो क्या होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स? क्या काम होता है इनका प्रोड्यूसर्स का? क्या काम होगा प्रोड्यूसर्स का? देखो, प्रोड्यूसर्स का बेटा ये काम होता है कि ये जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, आपको पता है कि द सन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, या सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सन की एनर्जी को एंट्रैप करते हैं, और कोई एंट्रैप नहीं कर सकता। आप सोचो कि सन की एनर्जी को आप ले लो और खाना बना लो, तो आप बना सकते हो? नहीं, केवल ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो ट्रैप करते हैं एनर्जी को, और उस एनर्जी से को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस इज डन बाय द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। और किसी ऑर्गेनिज्म से कहो कि वो सोलर एनर्जी को एंट्रैप करे, तो इज इट पॉसिबल टू एंट्रैप द सोलर एनर्जी? नो, इज इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट इज पॉसिबल, इट इज डन ओनली बाय द प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स का काम क्या है? सोलर एनर्जी को एंट्रैप करना और केमिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करना। आप ये सोचो कि आप जो प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं वो कंज्यूमर कर पाएंगे? तो नहीं कर सकते। हम कंज्यूमर जो है, हम केवल खाना जो है वो खाते हैं जो कि प्लांट्स बना करके ऑलरेडी रखे रहते हैं। अगर हमसे कह दिया जाए कि हम प्रोड्यूसर्स वाला काम करने लगे, हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, फिर केमिकल एनर्जी को क्या करें, वो जो केमिकल एनर्जी है उसी से तो फूड बनेगा। आपको पढ़ाया गया था 3 प्रोसेस, है ना? पहला क्या होता था? हाँ, पहला था सोलर एनर्जी को एंट्रैप करना, दूसरा था केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, उसके बाद जो है लास्ट स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो ये जो है रिडक्शन ऑफ दैट, आपको बताया नहीं था कि हाइड्रोलिसिस होगी वाटर की, उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है रिडक्शन, जिसमें कि आपका फूड बनता है, स्टार्च बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। याद है कुछ कि नहीं याद है? सब भूल गया हो? Yes, ठीक है, ma'am. हाँ।
तो यहाँ पर जो ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी है दैट इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ये केवल कौन कर सकता है? आपके प्रोड्यूसर्स करते हैं, प्लांट्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्लांट्स होते हैं इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके आपका ऑर्गेनिक कंटेंट बनाते हैं, जो कि और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सो द ट्रैपिंग ऑफ द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी इज डन बाय द प्लांट्स, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बनाना, ये भी काम किसका होता है? प्रोड्यूसर्स का होता है। ये जो होते हैं दे आर द इनिशिएट, ये जो पहला स्टेप होता है फूड चेन का, ये हम कह सकते हैं कि फूड चेन जो होती है वो स्टार्ट होती है या तो बेटा, वैसे तो सारी फूड चेन है वो आपकी स्टार्ट होंगी इन्हीं से, किससे? आपके प्रोड्यूसर से। Producer. हाँ, सो दे इनिशिएट द फूड चेन। अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो फूड चेन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब ये दे प्ले अ मेजर रोल इन बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करते हैं। अगर हटा दिया जाए सारे प्लांट्स तो ऑक्सीजन जनरेट ही नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं होगी, है ना। फिर क्या होगा कि हम लोग जो है स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन से डाई कर जाएंगे, ठीक। सो दिस इज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द एनवायरनमेंट। तो जब आप लिखिएगा तो ये पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे में आ सकता है कि व्हाट हैपेंड इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो आप ये लिख सकते हो कि क्या होगा कि कन्वर्जन नहीं होगा, एंट्रैपिंग नहीं होगा, फूड सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन देयर इज डिस्टर्बेंस इन द इकोसिस्टम, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, ये सब। ओके, अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। प्रोड्यूसर्स के बाद बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ये बताए थे, कुछ बताया था कंज्यूमर के बारे में कि व्हाट आर कंज्यूमर्स? Yes, ma'am. क्या बताया था? Ma'am, which depend on some another animal for food. हाँ, the organisms that do not prepare their food by themselves and they directly or indirectly depend on producers for their food, they are called as a consumers। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड मटेरियल्स के लिए, उनको हम लोग कंज्यूमर्स बोलते हैं। और कंज्यूमर्स को हम लोगों ने कल डिवाइड करके रखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड करते हो। प्राइमरी वो होते हैं जो कि पहली मतलब जो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खाते हैं, फिर जो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खाएगा दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और फिर जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। सो इस तरह से चेंज चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो हमने प्रोड्यूसर्स में पूछा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस producers in the environment, what are the role plays by the producers in the environment? If all the producers are removed, what will happen? The same question is for the consumers कि what is the function of this consumer? अब आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर ये consumers है तो consumer का function क्या है? अच्छा देखो, जैसे प्रोड्यूसर है, आप गुड्स प्रोडक्शन में जानते हो कि एक जगह होती है जहाँ पर गुड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो उनको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, जैसे पार्ले जी की फैक्ट्री है शिवांश की। शिवांश, तुम्हारी पार्ले जी की फैक्ट्री है? अरे तो बनवा लो, पापड़ की फैक्ट्री बनवा लो, ठीक है, ठीक। चलो इनकी ये यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो शिवांश है प्रोड्यूसर है और हम सब जो है वो कंज्यूमर है, ठीक। अगर प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करता चला जाएगा, जैसे अब कोविड पीरियड है, ठीक। अब इन्होंने कई टन बिस्किट बनवा लिए, ठीक। अब क्या हुआ, कोविड हो गया, अब कोई इनकी दुकान से सामान ही नहीं ले रहा है, ठीक। तो प्रोडक्शन तो होता ही चला जा रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद आती है कंजप्शन की, है ना। प्रोडक्शन हो गया, अब उसको खाने के लिए हमें क्या चाहिए, कंज्यूमर्स चाहिए, ठीक है। तो अब कंज्यूमर्स का क्या रोल होता है, ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स की। अगर कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो हमारे यहाँ केवल पेड़ ही पेड़ होंगे, ठीक है। केवल प्रोडक्शन, जैसे अगर इनको इनके बिस्किट्स को खाने के लिए हम चाहिए ना, अगर हम नहीं होंगे, हमने इनका नहीं लिया तो क्या होगा, इनके बिस्किट रहेंगे और सड़ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्रोड्यूसर, हम लोग के पास क्या है, कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स क्या करते हैं, जैसे कार्निवोर्स है, ओमनिवोरस है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम रहता है, ठीक है। अगर कोई भी एक पॉपुलेशन, जैसे हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है, इसमें अगर स्टिल इट इज ब्रेकिंग,
शिवांश, मरियम, आई एम ऑडिबल? केशव, आई एम ऑडिबल? मैम अब ऑडिबल है। यस मैम। ओके ओके ओके। सो ये मैं कह रही हूँ कि अगर किसी एक की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो होता क्या है कि बेटा देयर इज अ डिस्टरबेंस इन द इकोसिस्टम। टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम, यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर्स चाहिए। कंज्यूमर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस इस इकोसिस्टम का। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो कुछ कंज्यूमर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर्स को, जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें आपको पता है कि जो फ्लावरिंग होती है, ठीक है, फ्लावर के बाद होता है सीड का फॉर्मेशन, लेकिन अगर और फ्रूट का फॉर्मेशन, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए, है ना। तो पॉलिनेशन में भी कौन हेल्प करेगा, कंज्यूमर हेल्प करते हैं। जो आपके वो घोड़े वगैरह होते हैं या फिर इंसेक्ट्स होते हैं, जनरली क्या करते हैं, वो नेक्टर लेने आते हैं फ्लावर से, लेकिन करके क्या जाते हैं वो पॉलिनेशन, जो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने समझाया था कि फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आपके फ्लावर में होता है, हमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, और एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने के लिए हमें कोई ना कोई एजेंट तो चाहिए। विदाउट एजेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर दैट पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो उसके लिए हमें कुछ एजेंट चाहिए। तो कंज्यूमर क्या करते हैं, बेचारे आते तो है खाना खाने, लेकिन कुछ पॉजिटिव में करके जाते हैं फ्लावर के साथ, है ना। तो सेम प्रोसेस इज दैट। तो फंक्शन क्या है कंज्यूमर का, ये बैलेंस बनाते हैं हमारे इकोसिस्टम में। दूसरी चीज, कुछ कंज्यूमर्स जो होते हैं वो बेनिफिट करते हैं प्लांट्स को। शिवांश जस्ट म्यूट योरसेल्फ। हाँ ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द थर्ड, ये जो ये कंज्यूमर्स थे इनको हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस में डिवाइड किया गया, और मैं इसको नहीं बताने जा रही हूँ क्योंकि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि हर्बीवोरस क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स खाएंगे, कार्निवोरस क्या है, जो फ्लैश खाएंगे, और ओमनिवोरस क्या है, जो दोनों चीज खाएंगे। ठीक है, अभी इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। लास्ट टॉपिक जो है इसका कंज्यूमर का, दैट इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कल कुछ बताया था इसके बारे में, फिर से जरा बता दो हमको, डिकम्पोजर्स क्या है, मैं भूल रही हूँ। मैम इट हेल्प्स इन बताओ जरा डिकम्पोजर। Ma'am, it helps in Decomposing. decomposing the dead body of producers and consumers, and ma'am, it is also called scavengers and saprotrophs. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इनको रिड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है, इनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये दे डिपेंड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ये जनरली कंज्यूम करते हैं डेड पार्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को, ठीक है। ये जनरली आपके बैक्टीरिया और फंजाइज होते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसको सिंपल पार्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, उसको ये सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग हो पाए। जो हमारे अंदर के मिनरल्स हैं, इनको जब तोड़ करके सॉइल में मिलाएंगे तभी तो वो मिक्सअप हो पाएंगे सॉइल में, और उसके बाद सॉइल यूटिलाइज करके फिर से प्लांट्स उसमें ग्रो करेंगे और फिर प्रोसेस होगी। तो मेन काम इनका होता है रिड्यूसर्स का। रिड्यूसर का मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, सिंपल पार्ट्स में तोड़ने का काम कौन करेगा, यही करेंगे, दैट इज डिकम्पोजर्स। तो इनका काम क्या होता है, सफाई करने का, ठीक है। इनको हम लोग सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, इनके लिए छोटी सी बात है, इनको हम छोटी सी उपाधि दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं रिडक्शन, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक, उसको तोड़ते हैं, ठीक है। और उसमें जो इनऑर्गेनिक कंटेंट, जैसे कि जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में हुई थी उसकी यहाँ पर उल्टा होता है, ठीक है। वहां पर इनऑर्गेनिक कंटेंट से ऑर्गेनिक कंटेंट बना था, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट जो हमारी बॉडी में उसको तोड़ के उसमें से इनऑर्गेनिक कंटेंट है उसको सॉइल में मिलाएंगे, फिर सॉइल उसको फर्दर यूटिलाइज करेगी, ठीक है। Yes, ma'am. इसके बाद हम लोग, हाँ, ये बात यहाँ पर है फंक्शंस क्या है डिकम्पोजर का, वही चीज, क्योंकि हर टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, विदाउट फंक्शन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड ना, इसीलिए मैं फंक्शन बता दे रही हूँ आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि फंक्शंस क्या है डिकम्पोज की, तो पूरा समझ में आ जाएगा कि डिकम्पोजर्स का रोल क्या है। तो फंक्शन क्या है डिकम्पोजर्स का, ये जो डेड बॉडीज होती हैं उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, इसीलिए इनको स्कैवेंजर भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हेल्प इन डिकम्पोजिंग आउट द बॉडीज, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स, ओके।
फर्स्ट है क्या, ये दे हेल्प इन पुटिंग बैक ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन द सॉइल। जैसे कि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वगैरह है, वो तोड़ करके सॉइल में मिलाने का काम भी इन्हीं का है, बेचारे बैक्टीरिया और फंजाई का। फिर दूसरी चीज क्या है कि ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को एनहांस करते हैं। कल ये चीज मैंने बताई थी, फिर बता दे रही हूँ आज। ये सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करने का काम इन्हीं का होता है, क्योंकि जब ये कॉम्प्लेक्स पार्ट को तोड़ेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आएंगे, वो सॉइल में मिक्स होंगे, तो सॉइल की फर्टिलिटी तो एनहांस होगी ही होगी। ठीक, और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी ये हेल्पफुल है, जो कि कल हमें सोनू ने बताया था कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं। अब ये बात थी पूरे कल की, कल हम लोगों ने इतना पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन अब हमको आज क्या पढ़ना है, ठीक, आज हमको पढ़ना है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे मैं थोड़ा सा आगे बताया कि ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर कंसीडर्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें आपका आता है टेम्परेचर, ठीक है, सॉइल, ठीक, और रेनफॉल, ठीक, टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस, ये सब आएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके एबायोटिक फैक्टर्स, वैसे अगर हम इनको कंसीडर करें तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक में आपके जितने भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड है, जैसे कि एल्केन, एल्काइंस और ये सब आ जाएंगे। और जो आपके इनऑर्गेनिक है, जैसे कि आपके एलिमेंटल फॉर्म में है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया और ये सब इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे, जिसमें कार्बन नहीं है। फिर आपका फिजिकल, जिसमें कि टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया। सो ये सब क्या है, ये एबायोटिक और बायोटिक मिलकर ही इस इकोसिस्टम को बनाते हैं, जो कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। अब जब नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि है दैट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द इकोसिस्टम, कि हाउ द वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो जो है वो डिपेंडेंट किससे है, किस पे है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए, ठीक। अब ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा खाना बनाते हैं। अब इनसे खाना कौन ले लेता है, कंज्यूमर्स ले लेते हैं। फिर कंज्यूमर अगर मरते हैं, प्रोड्यूसर्स अगर मरते हैं, तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, उनको जो है उनकी जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। फिर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे फिर से वो इनऑर्गेनिक सब फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पर देयर इज अ साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अगर कोई भी ज्यादा हो जाएगा तो देयर इज अ इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज अ, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो जैसा भी है, जैसे हर्बीवोरस या आपका ओमनीवोरस, हम लोगों की जो ये साइकिल है ना, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर इसमें से एक भी चला गया या एक भी अंदर आ गया, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से हमारी ये साइकिल जो होती है वो स्मूथली चलती रहती है। कल हमने फूड चेन के बारे में भी शायद थोड़ा सा आइडिया ले लिया था कि फूड चेन क्या होती है। इसको आज फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं, फूड चेन क्या होती है। फूड चेन क्या है, फूड चेन क्या है, अगर आप देखें तो फूड चेन क्या है, इट इज अ सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या तो हमने बोला था कि कह सकते हैं इट इज अ लाइन इन विच food is being eaten by one organism, and if it is represented by a line, the line form is called as a food chain. या हम कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा, ये तो सिंपल फॉर्म था जो कि हम लोगों ने क्लास 6 वगैरह में पढ़ा था। अगर हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखें तो कह सकते हैं द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ फूड energy from producers to the consumer, ठीक है, and if it is written in a series form, that is called as a food chain, ठीक। फूड चेन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने ले लिया ग्रास, ठीक, दैट इज अ प्रोड्यूसर, ठीक। ग्रास को किसने खाया, गोट ने खाया, गोट को किसने खाया, लॉयन ने खाया। तो ये क्या है, एक सीक्वेंशियल इवेंट है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता चला जाता है। और अगर हम उसकी एक लाइन ड्रॉ कर लें तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड चेन, ठीक है। द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम producers through a series of organism, ठीक है, that is represented by a line and that is called as a
फूड चेन। ठीक, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, जैसे ये सपोज हमने फूड चेन बनाई, ये फूड चेन, सपोज ये है ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। ठीक है, ग्रास हॉपर खाया। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक। स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया? हॉक ने। ठीक है, स्नेक को किसने खाया? हॉक ने। ठीक है, अब यहां पर देखो, ओके, स्नेक को खाया हॉक ने। ठीक, अब यहां पर क्या है कि देखो ये एक चेन बन गई है। द चेन इज फॉर्म ऑफ बीइंग ईटेन। ठीक है, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। ग्रास को बेचारे ग्रास हॉपर ने खा लिया। बेचारे ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को बेचारे फ्रॉग ने खा लिया। अब फ्रॉग बेचारा जो कि घूम रहा था उसको खा लिया स्नेक ने। अब स्नेक को, वो भी घूम रहा था मस्ती से, क्या कोई नहीं खाएगा, उसको खा लिया हॉक ने। अब ये जो चेन बनी, इसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन। ठीक है, हमने बताया कि द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, the sequential interlinking of the organism that involves the transfer of food from the producers to the different organism in a sequential form, उसी को हम लोग बोल रहे हैं फूड चेन। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, दूसरा दूसरे को खाएगा, और ये जो चेन बनती जाएगी इसी को फूड चेन कहेंगे। ठीक है, फूड चेन के बाद एक और टॉपिक आता है, दैट इज ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ठीक, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर पोजीशन डिसाइड होती है, एक फिक्स पोजीशन होती है। जैसे आपने फूड चेन बनाई, तो यहाँ पर किसी भी थ्रू आउट द फूड चेन, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, समझ में आया कि ट्रॉपिक लेवल क्या है? से यस और नो, ट्रॉपिक लेवल क्या है? हम एक बार और बता दीजिए। ट्रॉपिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल, जैसे यहाँ पर आपने जो फूड चेन बनाई, यहाँ पर इस किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे ग्रास हॉपर है, इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है ना? ये पोजीशन क्या है? दैट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, है ना? तो ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। पहले ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आएंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आपके कौन आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, दैट इज ग्रास हॉपर। सेकेंडरी थर्ड ट्रॉपिक लेवल में क्या आएंगे? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर पोजीशन जो कि ऑक्युपाई करता है ऑर्गेनिज्म फूड चेन पे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज, हाँ, द ट्रॉपिक लेवल of an organism is the particular position या specific position occupied in the food chain। जो specific position जो वो food chain में occupy करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। ओके, the particular position occupied by the organism in the food chain। ठीक, अब यहां पर देखो, ग्रास जो है वो कौन से ट्रॉपिक लेवल पे है? पहले ट्रॉपिक लेवल पे। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये कौन सा लेवल है? पहला। ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, और ये पांचवा होगा। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या है? ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे है ग्रास, दूसरे पे है ग्रासहॉपर, तीसरे पे है फ्रॉग, चौथे पे है स्नेक, और पांचवे पे क्या है? हॉक। ओके, तो ये क्या है? ये एक जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, इट इज अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एन फूड चेन। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी चीज आती है, फूड वेब। फूड वेब, फूड चेन और फूड वेब। फूड वेब क्या है बेटा? फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर है? देखो,
जब एक चेन होती है, ठीक, तो उसे हम लोग फूड चेन बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कि जो आपका जो बीइंग ईटन, फूड एज बीइंग ईटन की जो चेन है, अगर कई सारी चेन बन जाए, जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर के अलावा और कौन खाता है, ग्रास को और खाने वाला है गोट, ठीक है। अब गोट को कौन खाने वाला है, टाइगर। टाइगर खाने वाला है, ठीक है। अब टाइगर को और कौन खाएगा, हॉक खाएगा। चलो इसको यहाँ पर पहुंचा देते हैं। तो ये क्या है, दूसरी चेन है। अब एक और हम लोग चेन बना लेते हैं, ग्रास को कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है, ठीक है। फिर इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। अब देखो ये दूसरी चेन हो गई। तो जब कई सारी फूड चेन आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये एक जब इफ ऑल मतलब if more than one food chain are present and they are interlinked with each other, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड वेब। समझ में आया फूड वेब क्या होता है। फूड वेब जो होता है वो फूड चेन का महाजाल होता है। कई सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक होंगी तो वो क्या बनाएंगी, फूड वेब बनाएंगी, ठीक है। ओके, समझ में आया। जैसे एक और ले लेते हैं, प्लांट्स है, प्लांट्स को रैबिट खा रहे हैं, रैबिट को हॉक खा रहा है। फिर प्लांट है, प्लांट को माउस खा रहा है, माउस को हॉक खा रहा है, ठीक है। इस तरह से कई बना सकते हैं। ये सिंपल चेन जो है हमने ये बनाई है। तो ये इसमें देखो कि कई सारी जब फूड चेन आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनाती है, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के पास अल्टरनेटिव पाथ, देखो जो फूड चेन है उसके पास एक ऑर्गेनिज्म के पास केवल एक मेजर है, ठीक, खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस होती हैं। यहाँ पर ग्रास को गोट भी खा रही है, ग्रास हॉपर भी खा रहा है, इंसेक्ट भी खा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक कई सारी जब फूड चेन जुड़ेंगी तो यहाँ पर अल्टरनेटिव चॉइसेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के पास ईट करने के लिए, ठीक है। ये मोनोटोनी वाला नहीं है, वहां पर मोनोटोनी होती है जो फूड चेन वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि ये सिग्निफिकेंस क्या है इस फूड चेन का नेचर में, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फूड वेब, ठीक। तो आपको ये पता है कि जो फूड वेब होता है ये इकोसिस्टम के मतलब बैलेंस में तो हेल्पफुल है ही। मैम कह रहे हो कि मैम हर चीज में तो आप बैलेंस बता देती हो, ठीक, लेकिन ये बैलेंस में तो हेल्प करता है। जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म है, अगर इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हटा देंगे तो हम जाहिर सी बात है ग्रास हॉपर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो फूड वेब होता है ये हमारे पास अल्टरनेटिव चॉइसेस रखता है, ठीक। जैसे फ्रॉग है ना, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर इंसेक्ट भी तो मतलब फ्रॉग के पास दो चॉइसेस है, दो चीज खाने की। तो यहाँ पर जो फूड वेब होता है यहाँ पर अल्टरनेट चॉइसेस होती हैं हमारे पास खाने के लिए। लेकिन फूड चेन में क्या है कि जैसे ये फूड चेन एक छोटे प्लेस में बना सकते हैं, लेकिन अगर हम नेचर में बात करें तो नेचर में जनरली फूड वेब ही एग्जिस्ट करती है। क्योंकि यहाँ पर केवल हमारे पास एक ही नहीं कि रैबिट केवल घास ही नहीं खाता है, रैबिट कैरेट भी खा सकता है, ठीक है। रैबिट आपका जो है, आपने घर में कुछ गाजर का हलवा बनाया उसको दो तो वो भी खा लेगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट चॉइसेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड खाने की, ठीक है। तो यहाँ पर फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम बात करें तो जो नेचर में क्या एग्जिस्ट करती है, फूड वेब ही एग्जिस्ट करती है और हमारे पास अल्टरनेटिव चॉइसेस होती हैं खाने के लिए, ठीक है। और ये जो फूड वेब्स होते हैं ये ओवर पॉपुलेशन को भी प्रिवेंट करती है, ठीक है। अगर ये फूड वेब ना हुई, ठीक, या आपका फूड चेन ना हुआ तो जो पॉपुलेशन साइज है वो एनहांस कर जाएगा। तो वही हमने जो पहला पॉइंट बताया था कि बैलेंस जो है इकोसिस्टम को बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। इसके बाद कोई क्लास है आपकी कि एक लास्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, वो बता देती हूँ, उसके बाद फिर क्लास ओवर करती हूँ। है कोई अभी कोई क्लास है? लिंक आया मैम का? नो मैम। ओके, अच्छा ये पिरामिड्स बता देती हूँ, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। अब क्या है कि ये जो आपके ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ठीक है, जो 1 2 3 जो हमने बताए हैं, ठीक, ये अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक ओडम साइंटिस्ट थे, ठीक है। ओडम एक साइंटिस्ट थे। ये बता दूं कि ना बताऊं कि छोड़ दूं क्लास?
ओके ठीक है, कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। याद रखिएगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ाना है, ठीक है। थैंक यू कैन लीव द मीटिंग। क्या तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ये कंप्लीट करना है हमको इस हफ्ते। थैंक यू एंड हैव अ मैम ग्रेट डे नेक्स्ट अहेड। पीरियड आपका वेंसडे को है, नेक्स्ट पीरियड। हाँ पता है, इसीलिए तो कह रही हूँ, या तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगी या बीच में क्लास लेकर के मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके और ना तुमको संडे को बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं जाना वाना है क्या? ठीक है अच्छा, नाउ यू ऑल कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू मैम। शिवांश वो भेज देना हमको अटेंड